अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 5 स्टेट्स एंड फेजेस ऑफ मैटर, टॉपिक 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड। तो इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन, कि जब हम किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर पे अफेक्ट क्या होता है। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? हमें पता है जो हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एस्केप हो जाते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ मॉलिक्यूल और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये वेपर्स जो आफ्टर हीटिंग बनते हैं, इन वेपर्स का जो लिक्विड पे प्रेशर होता है उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इट मीन्स कि जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं और उसके मॉलिक्यूल एस्केप करते हैं फ्रॉम सरफेस ऑफ लिक्विड और वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट तब होता है जब किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि 1 atm पे वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और अगर हम प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा। एक्चुअली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर हम फॉर एग्जांपल एक लिक्विड लेते हैं तो जब हम लिक्विड को हीट करेंगे तो लिक्विड जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा और ये वेपर्स जो है ये क्या करेंगे, लिक्विड के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। जब ये वेपर्स जो लिक्विड के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जब इनका प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा उस टाइम पे लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा ज़्यादा वेपर्स बनाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा वेपर्स चाहिए होंगे इस वेपर प्रेशर तक पहुंचने के लिए। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो इट मीन्स के वेपर प्रेशर भी कम रिक्वायर होगा बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए, तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कम होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एवापोरेशन। What is evaporation? Evaporation is change of molecule from liquid to gaseous phase. हमें पता है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर कॉन्स्टेंटली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, इसका मतलब ये है कि लिक्विड में किसी लिक्विड मॉलिक्यूल की एनर्जी हाई होती है और किसी की लो होती है। जो फास्टर मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सरफेस ऑफ लिक्विड को रीच करते हैं और अगर ये जो सरफेस लिक्विड के सरफेस पे जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है अगर इनके पास इतनी एनर्जी हो कि वो लिक्विड सरफेस को लीव कर जाएं, मतलब ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं अगर ये अपनी अट्रैक्शंस लिक्विड मॉलिक्यूल से ब्रेक करके गैशियस फेस में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स में एवापोरेशन होती है तो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो हैं वो एवापोरेशन कॉज करते हैं। वेपर प्रेशर। व्हाट इज़ वेपर प्रेशर? अभी हमने डिस्कस किया था कि जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनमें हाई एनर्जी मॉलिक्यूल सरफेस को लीव करते हैं और वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन। अच्छा, जब ओपन कंटेनर होता है तो ये वेपर्स जो हैं ये सराउंडिंग के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, तो इस तरह जो ये वेपर्स हैं ये प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम क्या करें, एक लिक्विड को क्लोज कंटेनर में ले लें और इस क्लोज कंटेनर लिक्विड में हम मॉलिक्यूल को लेकर उसको हीट करें तो ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं। तो जब हम इनको हीट करेंगे या किसी भी टेम्परेचर पे हमें पता है कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं इनमें जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होते हैं ये भी जब सरफेस को लीव करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं वेपर्स में। इट मीन्स के स्टार्ट में क्या होगा, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे किसमें, वेपर्स में। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एवापोरेशन, जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में।
लेकिन जब यहाँ पर गैस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और ये गैसेस के मॉलिक्यूल के बारे में हमें पता है वो कॉन्टीन्यूसली कोलाइड कर रहे होते हैं, कॉन्टीन्यूसली मूव करते हैं, तो वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। अगर कोलिजन के रिजल्ट में मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी लूज़ कर दें तो वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड में। इस प्रोसेस को जिसमें गैस वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। तो इट मीन्स के क्लोज कंटेनर में लिक्विड के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होते हैं गैसेस में, और गैसेस के मॉलिक्यूल अगर अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं तो वो वापस से कन्वर्ट हो जाते हैं लिक्विड में। इसका मतलब है एवापोरेशन और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस है ये मुसलसल होता रहता है। वो टाइम जब एवापोरेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, इस पॉइंट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पे जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हों, उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। और उस पॉइंट पे जितने वेपर्स होते हैं, वो वेपर्स लिक्विड पे जितना प्रेशर क्रिएट करते हैं, उस वेपर प्रेशर, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर। इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और लो टेम्परेचर पे कम होता है। टेम्परेचर का इफेक्ट अभी हमने डिस्कस किया। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बाद हाई काइनेटिक एनर्जी होगी कि वो सरफेस को लीव करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर लिक्विड मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होंगी तब भी उनके लिए ईजीली वो सरफेस ऑफ लिक्विड को लीव करके गैसेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होंगी तो फिर वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर जो है ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या अमाउंट ऑफ लिक्विड पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती। सरफेस एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों पे फ़र्क पड़ता है, इसीलिए वेपर प्रेशर पे फ़र्क नहीं आता। वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, लेकिन वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से मॉलिक्यूल के पास ज़्यादा एनर्जी होती है कि वो लिक्विड सरफेस को लीव करके गैस में कन्वर्ट हो जाएं। ये हम लोगों ने डिफरेंट कंपाउंड्स लिए हैं, उनके वेपर प्रेशर को डिस्कस किया हो, तो आप नोट कर सकते हैं कि जिस तरह लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है तो वेपर प्रेशर उसी तरह क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे आप वाटर को देखें तो वाटर का वेपर प्रेशर का 43.9 है, तो आइसोपेंटेन जिसमें नॉन पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, तो उनका वेपर प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, 580। बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर, हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है वेपर प्रेशर के, और बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो अगर एटमॉस्फेयर का जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होगा तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कि उतने ही वेपर्स बन जाए जो प्रेशर क्रिएट कर सकें, उतना ही जितना एक्सटर्नल प्रेशर है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ होने से हमें वेपर प्रेशर को भी इंक्रीज़ करना पड़ता है ताकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है एक्सटर्नल प्रेशर के, और अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर रिड्यूस कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि हमें टेम्परेचर भी कम रिक्वायर होता है उस वेपर प्रेशर तक पहुँचने के लिए। इसका मतलब है बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। इसीलिए जो मरी हिल्स हैं वहाँ पर आपको पता है जो नॉर्मल वैसे तो प्रेशर 760 टॉर होता है, इसीलिए वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल करता है एट सी लेवल, लेकिन मरी हिल पे एक्सटर्नल प्रेशर 700 टॉर होता है, मतलब 760 से रिड्यूस हो जाता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाता है और वो 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके लिक्विड बॉयल करता है। और माउंट एवरेस्ट पे जो प्रेशर होता है वो अप टू 323 टॉर तक रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए जो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का होता है वो भी बहुत ज़्यादा रिड्यूस होकर 69 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इट मीन्स कि जो बॉइलिंग पॉइंट है ये डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल प्रेशर पे। अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेशर कुकर में। आपने नोट किया होगा कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। रीज़न ये होती है कि प्रेशर कुकर में हम आर्टिफिशियली क्या करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज़ कर देते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज़ करने से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट
ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर लिक्विड पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल कर रहा था तो प्रेशर कुकर में लिक्विड जो है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉईल करेगा। इसका मतलब ये है कि पहले अगर खाना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बन रहा था, अब वही खाना 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनेगा। तो आप नोट करें कि हाई टेम्परेचर पे अगर खाना जो है वो बनेगा, फूड कुक होगा, तो वो जल्दी कुक होगा एज़ कम्पेयर टू लोअर टेम्परेचर। इसीलिए प्रेशर कुकर पे जो फूड है वो जल्दी कुक हो जाता है। दूसरा है, अगर हम प्रेशर लो करते हैं तो हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे ग्लिसरीन है, अगर हमने इसको डिस्टिल करना है, डिस्टिलेशन कैसे होती है? डिस्टिलेशन में हम लिक्विड को बॉयल करते हैं और बॉयल करके जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं तो वेपर्स को हम वापस से कंडेंस करके लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। असल में ताकि जब भी किसी चीज़ को हमें प्योरीफाई करना हो और हमें लगता है कि इसके अंदर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, तो हम क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं। हीट करने से सिर्फ वही लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होता है, बाकी इम्प्योरिटी रह जाती है। और जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो वेपर्स को हम ठंडा करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब प्योर लिक्विड हमारे पास आ जाता है। इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन कहते हैं। अब जो ग्लिसरीन है उसका बॉइलिंग पॉइंट 290 डिग्री सेंटीग्रेड है 760 टॉर पे, मतलब एट सी लेवल उसका बॉइलिंग पॉइंट 290 है। लेकिन 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्लिसरीन डिकम्पोज भी कर जाता है। इट मीन्स कि अगर हम ग्लिसरीन को डिस्टिल करना चाहते हैं तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस पॉइंट पे जाके वो डिकम्पोज कर जाता है। फिर इसके लिए हम वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, ग्लिसरीन को बॉयल करते हैं लोअर प्रेशर पे। 760 टॉर पर बॉयल करने के बजाय हम उसका प्रेशर रिड्यूस करके 50 टॉर कर देते हैं और 50 टॉर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होकर 210 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इट मीन्स कि इस वैक्यूम डिस्टिलेशन में जो है लिक्विड बॉयल भी हो जाएगा और वो डिकम्पोज भी नहीं होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड, तो लिक्विड तब बॉयल करता है जब उसका एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के इक्वल हो जाता है। तो डिफरेंट लिक्विड्स का इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, क्योंकि लिक्विड्स का हर लिक्विड में हमें पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट होती है, तो उनका वेपर प्रेशर भी डिफरेंट होता है। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू डिफरेंस इन इंटरमोलिकुलर फोर्स। लिक्विड्स विद लोअर वेपर प्रेशर बॉयल एट लोअर टेम्परेचर। इसको हम आगे देखते हैं। की समरी पॉइंट्स। एवापोरेशन क्या है? लिक्विड मॉलिक्यूल का सरफेस को लीव करके गैस में कन्वर्ट होने को हम एवापोरेशन कहते हैं। जबकि अगर वही गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, और ये टेम्परेचर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट तब होता है जब एक्सटर्नल प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, और प्रेशर कुकर और वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम यही चीज़ यूज़ करते हैं। वेपर प्रेशर एंड हीटिंग। व्हेन अ लिक्विड इज़ हीटेड इट्स वेपर प्रेशर इंक्रीजेस, क्योंकि हमें पता है जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो वेपर्स इजीली फॉर्म होते हैं, और वेपर्स फॉर्म होने से उनका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज़ कर जाता है। Boiling point definition. The boiling point or boiling temperature is the temperature at which vapor pressure of liquid equals to external pressure. अभी हमने डिस्कस किया कि वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट पे बॉइलिंग होती है। Heat effect of heating on molecule. Heating increases the kinetic energy of the molecule. इसका मतलब है क्योंकि जब हम हीटिंग करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये है टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से वेपर्स बनेंगे, और वेपर प्रेशर जब इंक्रीज़ हो जाएगा और वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाएगा तो बॉइलिंग होगी। जब बॉइलिंग टेम्परेचर आ जाता है उसके बाद जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो फर्दर हीटिंग टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के बजाय मॉलिक्यूल्स को वेपर में कन्वर्ट करने के काम आती है। मतलब ये है कि बॉइलिंग टेम्परेचर पर फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ब्रेक होती हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर एट बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब यही है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ बॉइलिंग पॉइंट पे आकर, जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है 760 टॉर पे। तो इसका मतलब ये है जब 760 टॉर पे वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके पहुंचेगा तो उसके बाद फर्दर हीटिंग करने से लिक्विड मॉलिक्यूल का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होता, बल्कि जो टेम्परेचर है वो यूज़ होता है उनको लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए।
Next is molar heat of vaporization. What is molar heat of vaporization? It is the heat required for a molecule to convert into vapor. मतलब किसी भी लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होती है एट बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं. जैसे वाटर का जो हीट ऑफ वेपराइजेशन है वो 40.6 किलो जॉल पर मोल है. मतलब वाटर को 40.6 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है कि वो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर ले एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. ये कुछ की समरी पॉइंट्स है बॉइलिंग पॉइंट के, कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर. और बॉइलिंग पॉइंट जो है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है तो इजीली हम लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं वेपर में. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती हैं तो फिर हीटिंग करना और वेपर्स में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है. नेक्स्ट है अफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑन बॉइलिंग पॉइंट. द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स. मतलब ये है कि वो लिक्विड में मॉलिक्यूल जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा होती है उनको उनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है, इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. जबकि वो मॉलिक्यूल जिनमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होती हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर. बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमें पता है डिपेंड करता है एक्सटर्नल प्रेशर के, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तभी आता है जब वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है. इसका मतलब ये है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है उस वेपर प्रेशर तक पहुंचने के लिए, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. और इसी तरह अगर एक्सटर्नल प्रेशर कम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स, जबकि बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है विद वीकर इंटरमोलिकुलर फोर्स. नेक्स्ट, व्हाट इज़ विस्कोसिटी. विस्कोसिटी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. मतलब जब लिक्विड फ्लो करते हैं तो अगर उनमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, और अगर फ्लो में जो रेजिस्टेंस है वो कम है तो हम कहते हैं विस्कोसिटी कम होती है. जब भी हम मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो अगर लिक्विड के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो वो उनको रोकेगा एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने से, और जब एक लेयर दूसरे लेयर को स्लाइड पास करने से रोकेगी, इसका मतलब ये है कि उसमें वो रेजिस्ट करेगी एक लेयर को दूसरी लेयर से पास करने में, जिसकी वजह से लिक्विड मॉलिक्यूल के लिए जो मूवमेंट होती है वो मुश्किल हो जाती है. इसका मतलब हम कहते हैं कि वो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो ईजिली मूव करते हैं उनमें विस्कोसिटी कम होती है. अगर हम विस्कोसिटी की यूनिट की बात करें तो वो है पास्कल सेकेंड, जबकि नॉन एसआई यूनिट विस्कोसिटी का पॉइस है. फैक्टर अफेक्टिंग विस्कोसिटी. सबसे पहले आते हैं मॉलिक्यूलर साइज़ और शेप. वो मॉलिक्यूल जिनका साइज़ कम होता है, कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल या स्मॉल साइज़ मॉलिक्यूल की विस्कोसिटी जो होती है वो कम होती है क्योंकि वो इजीली फ्लो कर जाते हैं. लेकिन अगर लार्जर मॉलिक्यूल होगा या इर्रेगुलर मॉलिक्यूल होगा तो वो इंटेंगल कर जाएगा एक दूसरे के साथ, और जिसकी वजह से उनकी मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. अगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो उनका मूवमेंट जो है वो मुश्किल होगी, और मूवमेंट अगर मुश्किल होगी तो उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. नेक्स्ट है टेम्परेचर. अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड पास कर सकते हैं. इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम हो जाती है. जैसे आपने नोट किया होगा कि हनी या सिरप को अगर आप हीट करते हो तो उसको पोर करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू जब वो ठंडा होता है. Surface tension. What is surface tension? It is the property of the surface of the liquid to behave as if membrane is stretched over it. इसको हम ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे एक लिक्विड है. अब आप नोट करें कि लिक्विड में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स लिक्विड में दरमियान में हैं, जैसे कि ये वाला लिक्विड का मॉलिक्यूल. अब नोट करें कि इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को के साइड्स पर डिफरेंट लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको अट्रैक्ट कर रही हैं. अब जैसे कि ये लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, ऊपर भी अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे भी अट्रैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इस लिक्विड मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है क्योंकि इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रही है, कैंसल आउट हो रही हैं. लेकिन व्हाट अबाउट द लिक्विड मॉलिक्यूल दैट आर ऑन द सरफेस ऑफ
द लिक्विड। जैसे कि ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पे हैं, जैसे अगर हम इस मॉलिक्यूल को डिस्कस करते हैं, अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो इसके राइट साइड पे भी एक मॉलिक्यूल होगा जिसको अट्रैक्ट करेगा, लेफ़्ट साइड पे भी होगा जो इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है राइट वाला लेफ़्ट साइड वाले के फोर्स को कैंसल आउट कर देगा। लेकिन हमें पता है कि इसके नीचे भी एक लिक्विड मॉलिक्यूल होगा जो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, लेकिन इस अट्रैक्शन को कैंसल आउट करने के लिए ऊपर की तरफ कोई लिक्विड का मॉलिक्यूल नहीं है। इसका मतलब है कि जो वो लिक्विड मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं उन पर एक डाउनवर्ड फोर्स होती है और इस डाउनवर्ड फोर्स को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। तो सरफेस टेंशन कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स एंड डाइस एक्टिंग एट राइट एंगल टू अ यूनिट लेंथ और ऑफ लिक्विड सरफेस। सरफेस एरिया और सरफेस टेंशन का क्या रिलेशन है? जितना ज़्यादा सरफेस एरिया, एक्चुअली जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन पे डाउनवर्ड फोर्स होती है वो अनस्टेबल होते हैं। इसका मतलब है कि सरफेस पे मॉलिक्यूल जितने कम होते हैं सरफेस टेंशन उतनी कम होती है और मॉलिक्यूल उतना स्टेबल होता है। इसीलिए लिक्विड के मॉलिक्यूल आपने नोट किया होगा वो ड्रॉप की फॉर्म में, जब भी बारिश होती है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ड्रॉप्स के फॉर्म में नीचे आते हैं, क्योंकि ड्रॉप्स की फॉर्म में उनका सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है और सरफेस टेंशन कम हो जाती है। अगर हम सरफेस टेंशन का मॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ रिलेशन देखें तो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी तो डाउनवर्ड फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी और सरफेस टेंशन भी उतना ज़्यादा होगा। लेकिन अगर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी तो सरफेस टेंशन कम होगी। इसी तरह अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिड्यूस होती हैं, जिससे सरफेस टेंशन भी कम हो जाती है। सरफेस टेंशन का जो ऐसा यूनिट है दैट इज़ जाउल पर स्क्वायर मीटर और न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन जो है हमने अभी बात की कि वो अट्रैक्टिव फोर्सेस पर डिपेंड करती है। जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसीलिए वाटर का सरफेस टेंशन आप नोट करें कि वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड। वेपर प्रेशर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरमोलिकुलर फोर्स। हमें पता है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगी तो वेपर प्रेशर, रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीज़ होगा और वेपर प्रेशर जो है वो भी कम हो जाएगा। इसीलिए वाटर जो कि वो मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनका वेपर प्रेशर कम होता है एज़ कम्पेयर टू जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, हमें पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो मॉलिक्यूल जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनको ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होता है ब्रेक होने के लिए, क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके उन लिक्विड्स को गैस में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा रिक्वायर होगा। इसीलिए वो लिक्विड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनकी हीट ऑफ वेपराइजेशन भी ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बाकी लिक्विड से ज़्यादा होता है। आई होप कि आपको वाटर की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।